क्लास को शुरू करते हैं। अभी काफी वेट कर लिया बाकी स्टूडेंट्स का। ठीक है, गुड मॉर्निंग निशा। ओके, अब देखिए हमने न्यूटन का फर्स्ट लॉ पढ़ लिया है। उसकी सारी एग्जांपल्स को, तीनों जो फॉर्म्स थी हमारे न्यूटन की, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, तीनों की हमने एग्जांपल्स भी डिस्कस कर लिए कल के लेक्चर में। आज हमने शिफ्ट करना है किस तरफ? न्यूटन के सेकेंड लॉ की तरफ। न्यूटन सेकेंड लॉ। अब न्यूटन के सेकेंड लॉ को पढ़ने से पहले आपको लीनियर मोमेंटम के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, कि लीनियर मोमेंटम क्या होता है। ये सारी टर्म्स आपने 9th में भी पढ़ी होंगी, लेकिन मुझे पता है कुछ स्टूडेंट्स ने डिटेल में नहीं पढ़ा होगा, कुछ स्टूडेंट्स को भूल गया होगा, तो हम वापस पढ़ेंगे। पहले पढ़ते हैं लीनियर मोमेंटम के बारे में। लीनियर मोमेंटम आपका सिंपल सा मैथमेटिकली क्या है? इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। जब आप मास और वेलोसिटी को प्रोडक्ट लोगे दोनों का, तो आपको क्या मिल जाएगा? लीनियर मोमेंटम। यानी कि लीनियर मोमेंटम सिर्फ दो क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। एक है आपकी वेलोसिटी और दूसरा है आपका मास। कोई बॉडी कितनी स्पीड से, यानी कि कितनी वेलोसिटी से चल रही है और उसका मास कितना है, वो डिसाइड करेगा हमारा क्या? लीनियर मोमेंटम। जैसे एक बस चल रही है और एक साइकिल चल रहा है, एक साइकिल चल रहा है, एक बस चल रही है। बस भी 10 की स्पीड से चल रही है और साइकिल भी 10 की स्पीड से चल रहा है। तो अगर आपको पूछे लीनियर मोमेंटम किसका ज्यादा है, आप बोलोगे सर बस का ज्यादा है। क्यों? क्योंकि मास जो होगा, वेलोसिटी तो दोनों की सेम है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन मास दोनों का डिफरेंट है। जिसका ज्यादा मास होगा उसका लीनियर मोमेंटम ज्यादा होगा। ठीक है, लेकिन अगर एक ही गाड़ी की बात करें, मेरे पास एक बस है, थोड़े टाइम के लिए ये 10 की स्पीड से चली, थोड़े टाइम के लिए ये 20 की स्पीड से चली, तो लीनियर मोमेंटम इसका कब ज्यादा होगा? जब ये 10 की वेलोसिटी से चल रही होगी उस समय इसका लीनियर मोमेंटम कम होगा। जब ये 20 की स्पीड से चल रही होगी, यानी कि 20 की वेलोसिटी से चल रही होगी, उस समय इसका लीनियर मोमेंटम क्या होगा? बताओ मुझे। ज्यादा होगा। ये कहानी होगी। तो अल्टीमेटली लीनियर आपका मोमेंटम जो है दो क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड करता है, एक है मास, दूसरी है वेलोसिटी। दोनों का प्रोडक्ट हमें क्या देता है? लीनियर मोमेंटम देता है। कैसी क्वांटिटी होती है? ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। डिनोट किसके साथ करते हैं हम इसको? पी के साथ करते हैं। किसको? लीनियर मोमेंटम को। कैसी क्वांटिटी? ये वेक्टर क्वांटिटी। पी इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी होता है। मास तो स्केलर है, लेकिन वेलोसिटी कैसी है? वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर इंटू वेक्टर हमें क्या मिलता है? वेक्टर ही मिलता है। यानी कि ये जो हमारा लीनियर मोमेंटम है, इसके साथ पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। किसके पास? लीनियर मोमेंटम के पास। यूनिट अगर आपको कोई पूछे यूनिट क्या होता है लीनियर मोमेंटम का, तो यूनिट क्या हो जाएगा? मास का यूनिट क्या होता है? केजी। वेलोसिटी का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। तो क्या हो जाएगा? केजी मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। और सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा? मास का क्या होता है? ग्राम। और उसका क्या होता है? वेलोसिटी का सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो क्या हो जाएगा? ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। डायमेंशन फार्मूला भी आप यूनिट से भी लिख सकते हो, डायमेंशन फार्मूला लिखना सिखाए हुए हैं मैंने। तो मास के लिए क्या होगा? m1। सेंटीमीटर या मीटर के लिए क्या होगा? L1। और सेकंड इनवर्स है तो T-1 हो जाएगा। क्या? डायमेंशनल फार्मूला। किसका? लीनियर मोमेंटम का। और जब मैं डायमेंशनल फार्मूले पढ़ा रहा था, मैंने तब भी बोला था तुम लोगों को ये सारी चीजें आप बार बार रिवाइज करते रहोगे डायमेंशनल फार्मूले। तो एक ही बार उस समय मैंने इसलिए सभी याद नहीं करवाए थे, है ना। तुम लोग बोलते थे सारे एक बार बता दो, तो बताने का कोई फायदा नहीं था एक समय। देखो हर चीज का आपको डायमेंशनल फार्मूला यहाँ पे देखने को मिल रहा है, निकालते कैसे मैंने वहां पे आपको सिखा दिया था, और यहाँ पे बार बार मैं लिखता हूँ। ठीक है, जो ज्यादा डिफिकल्ट आएगा उसको मैं डिटेल में एक एक चीज करके पूरा ड्राइव करूंगा। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे ये तो मैंने आपको मैथमेटिकल स्टेटमेंट बता दी लीनियर मोमेंटम की, लेकिन इसका फिजिकल मीनिंग क्या है? इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या है? जो लीनियर मोमेंटम होता है ना, ये क्या करता है? हमें मेयर करके देता है। किसके बारे में बताता है? द अमाउंट ऑफ मोशन इन द बॉडी। बॉडी के पास कितना मोशन है। सिंपल सी बात है, मैं बोलता हूँ एक बस है 1000 kg की, एक बार इसका लीनियर मोमेंटम मैं बताता हूँ, इसका लीनियर मोमेंटम है 2000। दूसरी बार मैं बोलता हूँ इसका लीनियर मोमेंटम है 4000। तो लीनियर मोमेंटम इस बस का एक बार 2000 बोला, तीसरी बार दूसरी बार मैंने 4000 बोला। इससे समझ क्या आ रही है? कि जब 2000 लीनियर मोमेंटम है उस समय इसका जो मोशन होगा वो कम होगा, यानी कि इसकी वेलोसिटी होगी वो कम होगी। जब मैंने लीनियर मोमेंटम इसका 4000 बोला, तो मतलब कि इसका मोशन क्या होगा? ज्यादा होगा। बात समझ आ रही होगी। एक ही बॉडी का ये हमें लीनियर मोमेंटम क्या बताता है? अमाउंट ऑफ मोशन इन द बॉडी। बॉडी के पास कितना मोशन होगा।
तो 2000 जब हमने देखा, हमने बोला यार इसका मोशन, इसका मतलब गाड़ी का मोशन क्या रहा होगा, कम रहा होगा। जब मैंने लीनियर मोमेंटम 4000 बोला, इसका मतलब मोशन क्या रहा होगा, ज्यादा रहा होगा। जब मैं 6000 बोल दूंगा तो लीनियर मोमेंटम 6000 है, तो मतलब ये क्या होगा, आपका मोशन और भी ज्यादा होगा, इस तरह से। तो लीनियर मोमेंटम हमें क्या मेजर करके देता है, अमाउंट ऑफ मोशन इन द बॉडी। क्या यहाँ तक सभी को बातें क्लियर हुई लीनियर मोमेंटम के बारे में? लीनियर मोमेंटम क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, यूनिट क्या है, क्या मतलब है इसका फिजिकल मीनिंग, क्या सभी को समझ आई थी, यस और नो? तो आगे बढ़ने से पहले ये बेसिक सी चीज बताता हूँ जो आपको बचपन से पता होगी, कुछ बच्चों को नहीं पता होगी, उनके लिए मैं ये बता देता हूँ। देखिए, जैसे हमें पता मास इंटू वेलोसिटी हमें क्या मिल रहा है, लीनियर मोमेंटम मिल रहा है ना। अगर देखो यहाँ पे समझाना क्या चाहता हूँ, देखो जैसे ये 50 है, 50 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, 100 मिलेगा। अगर मैं 20 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 100 मिलेगा। अगर मैं 10 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 100 मिलेगा। अगर मैं 5 को 20 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा मुझे फिर भी 100 मिलेगा। अगर मैं 1 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करूं मुझे वापस क्या मिलेगा, 100 मिलेगा। ये तो सभी को पता है, मल्टीप्लिकेशन तो सभी को आती है। तो फिर मैं बताना क्या चाहता हूँ तुम लोगों को, रीजन क्या है ये सब बताने का। देखिए, एक चीज नोटिस किया आपने, मतलब कि ये आपका क्या है, सारा का सारा मैंने मास मानना हुआ है, और ये सारी की सारी मैंने क्या मानी हुई है, वेलोसिटी मानी हुई है। जहां पे समझाना क्या चाह रहा हूं मैं आपको, जैसे जैसे आपका मास पहले 50 था, फिर 20 हो गया, फिर 10 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 1 हो गया। जैसे जैसे आपका मास डिक्रीज होता जा रहा है, तो आपने एक चीज नोटिस की, आपका वेलोसिटी इंक्रीज होती जा रही है। 2, 5, 20, 100। कब? जब आपका लीनियर मोमेंटम क्या है, कांस्टेंट है। मतलब कि दो चीजों का जब प्रोडक्ट हो रहा होता है इक्वल टू के, दूसरी तरफ अगर चीज आपकी कांस्टेंट है, दोनों क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर मास डिक्रीज होगा तो वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, अगर मास इंक्रीज होगा तो वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी। मतलब कि क्या, ये दोनों क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कब? जब लीनियर मोमेंटम आपका क्या होगा, कांस्टेंट। मास या वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। कब? जब पी कांस्टेंट है तब आपका मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी के, और मैंने एग्जांपल से भी आपको समझाया। आपने नोटिस किया, जब वेलोसिटी इंक्रीज होती जा रही है और आपका ये क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। कब? जब पी आपका क्या है, कांस्टेंट। ये बातें आप कुछ बच्चों को पहले की पता होगी और कुछ को भी पता चली होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे वो क्यों बातें मैंने समझाई, ये समझने की जरूरत है आपको। यहाँ पे हमारे तीन चीजें बनेंगी, तीन कंडीशंस बनती हैं। पहली, आपको ये तो पता है पी इक्वल्स टू क्या है, एम बी। अगर मेरा मास क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, यानी कि एक बस की हम बात करते रहते हैं बैठ के, उस केस में मास तो कांस्टेंट है, तो जो आपका लीनियर मोमेंटम होगा ना वो वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा, यानी कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। लीनियर मोमेंटम जो होगा आपका प्रोपोर्शनल होगा किसके, वेलोसिटी के। कब? जब मास क्या होगा, कांस्टेंट। तो इस केस में जो आपका ग्राफ बनेगा, द ग्राफ विल बी लाइक दिस। ये आपकी बाई एक्सिस, ये आपकी एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस की तरफ मैंने ले लिया क्या, वेलोसिटी, और इसकी तरफ ले लिया मैंने लीनियर मोमेंटम। तो ये ग्राफ मैंने बनाना सिखाए हुए हैं आपको पहले भी, 10th में भी आपने सीखे होंगे। तो जैसे जैसे आपकी वेलोसिटी आपकी इंक्रीज होती जाएगी, वैसे वैसे आपका लीनियर मोमेंटम भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। तो ग्राफ आपका इस तरह से लीनियर बनेगा फ्रॉम द ओरिजिन। ये ग्राफ, ऐसा ग्राफ किसके लिए होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंडीशन के लिए होता है। डायरेक्टली जब भी कोई कंडीशन प्रोपोर्शनल हो तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है। कब? जब मास हमारा क्या है, कांस्टेंट। दूसरा, जब वेलोसिटी की बात करें हम, वेलोसिटी की, वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। वेलोसिटी हमारी क्या है, कांस्टेंट। तो वेलोसिटी ये चीज क्या हो जाएगी, कांस्टेंट, इसके ऊपर डिपेंड ही नहीं करेगा। तो अब आपका लीनियर मोमेंटम किसके ऊपर डिपेंड करेगा, मास के ऊपर, यानी कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। मैं एक एग्जांपल लेके भी आपको समझाऊंगा, एक बार सुनते रहे। P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M। कब? जब मास आपका क्या है, सॉरी, जब आपकी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, उस केस में आपकी जो लीनियर मोमेंटम होता है इट डिपेंड अपॉन मास। तो यहाँ पे मास रख लिया, जहां पे मैंने लीनियर मोमेंटम रख लिया। जब ग्राफ को प्लॉट करेंगे तो कैसा ग्राफ बनेगा, कुछ इस तरह से ग्राफ बनेगा। और ये आपकी क्या है, कब कंडीशन है, जब वेलोसिटी आपकी क्या है, कांस्टेंट। तीसरी जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं अभी एग्जांपल भी देख के आया था, जब आपका लीनियर मोमेंटम ही कांस्टेंट है, टी आपका कांस्टेंट है, ये चीज कांस्टेंट है, तब ये दोनों क्या हो जाती है, एक दूसरे की इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है। मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, अभी बताया था मैंने।
यानी कि m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू b, यानी कि b बढ़ेगा तो m डिक्रीज होगा, v डिक्रीज होगा तो m इंक्रीज होगा, ये कंडीशन हो जाएगी हमारी। तो ग्राफ इस केस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कैसे होता है, सी टाइप। ठीक है, जब मैंने आपको वो सेकंड सब यूनिट करवाया था काइनेमेटिक में, तब मैंने आपको बताया भी था कि ग्राफ कैसे बनते हैं। और बाय द वे आप 10th में भी सीख के आए हो। अगर फिर भी किसी को ग्राफ बनाना नहीं आता है वो पूछना, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा कि ग्राफ कैसे प्लॉट होते हैं। फिलहाल के लिए तो आपका कैसा बनेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ क्या था, उसका कैसा होता है इस तरह से, यानी कि जैसे जैसे आपकी वेलोसिटी डिक्रीज होती जा रही है, आपका मास क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। या मैं ऐसा ही बोल सकता हूँ, जैसे जैसे आपका मास क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, आपकी वेलोसिटी क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। ये कहानी होती है आपकी किसकी, लीनियर मोमेंटम की 3 कंडीशंस बनती है। इनके एग्जांपल लेते हैं पहले फर्स्ट केस की। ये वही केस है, एक आपकी बस है 100 kg की, 100 kg की होती नहीं है, फिर भी मान लो अगर ये 10 की स्पीड से चलेगी और 20 की स्पीड से चलेगी, तो 10 की स्पीड से जब चली जाओगी तब लीनियर मोमेंटम कम होगा, जब 20 की स्पीड से चलेगी तब लीनियर मोमेंटम ज्यादा होगा। इसका मतलब मास तो कांस्टेंट है, तो जैसे जैसे वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे लीनियर मोमेंटम भी इंक्रीज हो रहा है। दूसरी कंडीशन, एक बस है चल रही है वो कितनी स्पीड से, 10 की स्पीड से। एक साइकिल है वो भी कितनी स्पीड से चल रहा है, 10 की स्पीड से। अब वेलोसिटी मैंने क्या कर ली, कांस्टेंट कर ली। लेकिन जो बस है वो कितनी मास है उसका मान लीजिए 100, और जो आपका साइकिल है उसका मास कितना मान लीजिए 10। जिसका मास 100 है, 100 है, 100 इंटू 10 करेंगे तो ज्यादा मिलेगा लीनियर मोमेंटम, 10 इंटू 10 करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 100 मिलेगा। तो मतलब कि आपका लीनियर मोमेंटम किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, अभी मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जिसका मास ज्यादा उसका लीनियर मोमेंटम ज्यादा, जिसका मास कम उसका लीनियर मोमेंटम कम। तो यानी कि लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये भी बात समझ आ गई। तीसरी मैंने अभी समझाई थी, अभी एग्जांपल लेके, तो वो तो आनी है, पहले ही पता है आपको। अभी एक टेबल पूरा समझाया था मैंने, क्यों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्या मतलब है इसका। एक चीज इंक्रीज होगी तो दूसरी डिक्रीज होगी, मास इंक्रीज हो जाएगा तो वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, जैसे एक ट्रक है फॉर एग्जाम्पल, ट्रक जा रहा है अपने आराम से। अब होता क्या है, जैसे जैसे मान लीजिए ट्रक के अंदर बहुत सारे सीमेंट की वो पड़े हुए थे, पैकेट्स पड़े हुए थे, और ये चल रहा था 10 की स्पीड से। तो इसके अंदर वेट कितना था, इसका मान लीजिए कितना वेट था, 1000 वेट था। होता क्या है, अचानक से ट्रक से अचानक से क्या हो जाता है, कुछ पैकेट्स नीचे गिर जाते हैं। पैकेट्स नीचे गिर जाते हैं, मान लीजिए कितने पैकेट्स, 500 kg के पैकेट्स नीचे गिर गए। किससे, ट्रक से। अब पैकेट जब नीचे गिर जाएंगे ना, लीनियर मोमेंटम तो इसका कांस्टेंट रहेगा ट्रक का। अगर लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है ट्रक का, 500 पैकेट नीचे गिर गया यानी कि मास क्या हो गया, कम हो गया, तो ऑटोमेटिकली ट्रक क्या करने लगेगा, तेज चलना शुरू हो जाएगा, स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ट्रक से समझ नहीं आया तो आप अपना साइकिल की बात कर लो। आप साइकिल पे जा रहे हो, ये आपका पीछे फ्रेंड बैठा हुआ है 50 kg का। अचानक से आपका फ्रेंड क्या होता है, उतर जाता है। पहले आप 10 की स्पीड से चल रहे थे, अचानक से आपका फ्रेंड उतर जाएगा नीचे, तो आपके पास मोमेंटम तो उतना ही है ना साइकिल चलाने का, उसी मोमेंटम से आप साइकिल चला रहे थे। अचानक से वो उतर गया नीचे, तो आगे अचानक से देखना साइकिल की स्पीड बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि मास कम हो गया, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मास कम हो गया, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि लीनियर मोमेंटम आपका क्या रहा, कांस्टेंट रहा। ये सारी कहानी है आपकी लीनियर मोमेंटम की। ठीक है, और यहाँ पे कुछ बातें डिस्कस कर लेते हैं जो मैंने समझाई, यहाँ पे वही लिखा हुआ है। व्हेन मास इंक्रीज देन मोमेंटम आल्सो इंक्रीज, जब मास इंक्रीज होता है मोमेंटम इंक्रीज होता है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो। मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, जो कि मैंने अभी बताया। ए वेलोसिटी ऑफ ए ऑब्जेक्ट इज हाई, उस केस में क्या होगा, जी सारी बातें जो मैंने समझाई है वही लिखा हुआ है। तो मोमेंटम आल्सो इंक्रीज, अगर आपका मास कांस्टेंट है वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो मोमेंटम भी इंक्रीज हो जाएगा। तीसरी कंडीशन जो समझाई उसमें क्या समझाया मैंने, लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट हो, अगर मास डिक्रीज हो तो वेलोसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तीनों केस यहाँ पे ऐसे करके लिखे हुए जो मैं सबसे समझा रहा हूँ। लास्ट में नोट लिखा हुआ है, द लीनियर मोमेंटम डिपेंड अपॉन मास एंड वेलोसिटी। ये तो मैंने पहले ही बता दिया, जो आपका लीनियर मोमेंटम है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, मास और वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, m1l1t-2, जो कि स्टार्टिंग में बताया मैंने। ठीक है, अच्छा मास इंटू वेलोसिटी था, यहाँ पे करेक्शन है, ये 1 आएगा यहाँ पे, इसको करेक्ट कर लेना।
तो ये सारी कहानी थी हमारी किसकी, लीनियर मोमेंटम की। क्या सभी को रिस्पॉन्स आ गया था? ये समझ आ गया है? ओके। न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन सिंपल सी बात कहता है, जिस पूरा का पूरा आपका लीनियर मोमेंटम के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, हाँ भाई लगा देख लिया अम्मी तेरी मैंने अटेंडेंस। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? आपका पूरी की पूरी जो बात करता है लीनियर मोमेंटम की बात करता है। ठीक है, तो लीनियर मोमेंटम की बात कैसे करता है? ये कहता है जो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका फोर्स के। ये कौन सी फोर्स होती है? इट इज योर एक्सटर्नल फोर्स। मतलब कि जब भी कोई बॉडी के ऊपर, चाहे वो बॉडी मोशन में है चाहे वो रेस्ट में है, उस बॉडी के ऊपर आप बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो, जहां आप खुद कोई फोर्स लगाते हो, कोई भी बॉडी के ऊपर जब आप फोर्स लगा रहे हो ना, यानी कि वो एक्सटर्नल फोर्स है। कोई भी बॉडी के ऊपर जब एक्सटर्नल फोर्स लगती है, उस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से उस बॉडी का क्या होता है? मोमेंटम चेंज हो जाता है। मोमेंटम चेंज किसके हिसाब से होता है? टाइम के हिसाब से होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। बोलता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के। कौन सी फोर्स? एक्सटर्नल फोर्स। जितनी ज्यादा एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे उतना ज्यादा चेंज आएगा लीनियर मोमेंटम में, जितनी कम एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे उतना कम चेंज आएगा लीनियर मोमेंटम में। कोई भी बॉडी का हो सकता है वो। और लीनियर मोमेंटम क्या होता है ये भी मैंने आपको बता दिया है ना? ये बात समझ आ गई होगी। तो देखते हैं हम कैसे लिखी हुई है स्टेटमेंट हमने। इट स्टेट्स दैट rate of change of linear momentum of a body is directly proportional to the applied force and take force in the direction of in which force is applied। ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूँ, लास्ट लाइन कैसे लिखोगे? एंड यहाँ पे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड भी लिख सकते हो इसको। ये जो लाइन है ना, इसको क्या लिख सकते हो? एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। लिख लेना इसको, मैंने आपको बता दी यहाँ पे। एंड द फोर्स अप्लाइड इज टेकन इन द डायरेक्शन इन विच फोर्स अप्लाइड, है ना? यहाँ पे क्या लिखोगे? इसको भी रहने सकते हो, टेक प्लेस इन द डायरेक्शन इन विच फोर्स इज अप्लाइड। मतलब कि क्या इसका, ये जो आपका लीनियर मोमेंटम का चेंज होगा ये किस तरफ होगा, किस डायरेक्शन में होगा? क्योंकि आपको बताया था मैंने लीनियर मोमेंटम कैसा होता है? वेक्टर क्वांटिटी। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन भी होगी। तो लीनियर मोमेंटम जो चेंज हो रहा है किस डायरेक्शन में हो रहा है हमें ये भी पता होना चाहिए। तो ये जो चेंज होता है वो किस डायरेक्शन में होता है? इन द डायरेक्शन इन विच फोर्स इज अप्लाइड। तो क्या है? एंड द चेंज टेक प्लेस इन, यहाँ पे क्या लिखोगे? ब्लैक पेन से लिख देता हूं। एंड दिस चेंज टेक प्लेस इन द डायरेक्शन इन विच फोर्स इज अप्लाइड। मतलब कि जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगाओगे ना, उसी डायरेक्शन में आपका क्या होगा? लीनियर मोमेंटम चेंज होगा। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ आ गई होगी। लास्ट टाइम आपके लिए रिपीट कर देता हूँ सारी बातें यहाँ पे जो समझाई मैंने। क्या बोला मैंने? देखो, इट इज कैसे इसको स्टेट करता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड एंड दिस चेंज टेक प्लेस इन, और ये जिस पे चेंज होती है लीनियर मोमेंटम का चेंज, दिस चेंज टेक प्लेस इन द डायरेक्शन इन विच फोर्स अप्लाइड। जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगाओगे उसी डायरेक्शन में आपका लीनियर मोमेंटम चेंज होगा। इसको ड्राइव करने के लिए क्या से बनता है जे, उसको करने के लिए कंसीडर कर लो m क्या है? मास है कोई बॉडी का, और उस बॉडी की वेलोसिटी कितनी है? v है, v वेक्टर, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। और हमें पता लीनियर मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी? फर्स्ट हो जाएगी। अभी बताया था मैंने कि लीनियर मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। अगर f आपकी फोर्स लग रही है, f क्या आपकी एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो उस बॉडी के ऊपर जिसका मास कितना है? m है, जो हमने अभी कंसीडर किया था ऊपर। इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, मान लीजिए कोई बॉडी है जिसका मास m है और कितनी वेलोसिटी के साथ मूव करिए? v वेलोसिटी के साथ मूव करिए। डायरेक्शन उसकी क्या है? ये वाली। और आप इसके ऊपर क्या करते हैं? फोर्स लगाते हो उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में ये क्या कर रही है? मूव कर रही है। तो ये कौन सी फोर्स होगी? एक्सटर्नल फोर्स होगी। समझ आ रही होगी बात? तो इसके कारण आपका मोमेंटम क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। कौन सा मोमेंटम? लीनियर मोमेंटम। तो चेंज ऐसा नहीं बहुत ज्यादा चेंज होगा, थोड़ा सा चेंज होगा।
कितना चेंज थोड़ा सा दिखाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, डेल्टा। एक्चुअली लीनियर मोमेंटम कितना था, पी था, तो थोड़ा सा चेंज होगा तो क्या लिखूंगा, डेल्टा पी चेंज हुआ। तो कितना चेंज हुआ आपका लीनियर मोमेंटम, डेल्टा पी चेंज हुआ। तो क्या है ये, स्मॉल चेंज इन लीनियर मोमेंटम फॉर स्मॉल डेल्टा टी टाइम। कितने टाइम के लिए चेंज हुआ, डेल्टा टी टाइम के लिए चेंज हुआ। तो हम पहले यहाँ पे निकाल लेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। और यहाँ पे लिमिट वाला कंसेप्ट आने वाला है, मैंने बोला था मैथमेटिकल टूल्स इंपॉर्टेंट है। जब अगर आपका जो टाइम जो है डेल्टा टी जो है ये बहुत ज्यादा स्मॉल हो, यानी कि किसको अप्रोच कर रहा हो, जीरो को अप्रोच कर रहा हो, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट किसका यूज करना पड़ेगा हमें, लिमिट का। याद करो, पढ़ाया हुआ मैंने। तो क्या होगा, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो व्हेन डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, ये किसके बराबर हो जाएगा, डीपी अपॉन dt के बराबर हो जाएगा, यानी कि डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ लीनियर मोमेंटम। बताया हुआ है मैंने ये इक्वेशन आपको। क्या है, जब टाइम आपका यानी कि डेल्टा टी अप्रोच करता है जीरो को, उस कंडीशन में लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम किसके बराबर हो जाएगा, डीपी अपॉन dt के बराबर हो जाएगा। बस हमें इसमें ये चीज पहले निकालनी थी। जो इतना चीजें नहीं कर सकते हैं, अगर आपके जेके बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हो जैसे आप, तो आप क्या कर सकते हो, इतनी सी चीज को यहां से लेके जहां तक, कहां से लेके कहां तक, यहां से लेके कहां तक, यहां तक स्किप कर सकते हो, लेकिन सारे नहीं, जो कर सकते हो वो करना, नहीं तो मार्क्स कट सकते हैं आपके। जो नहीं कर सकते वो कर स्किप कर सकते हो। फिर यहां से हमारा शुरू होता है, जी डीपी अपॉन dt कहां से आया था, डीपी अपॉन dt एक्चुअल में है क्या, आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड। और एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड किसके साथ लिख रहे हैं हम, एफ के साथ लिख रहे हैं। तो डीपी अपॉन dt किसके प्रोपोर्शनल होगा, आपका एफ के। अगर मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ इसको, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीपी अपॉन dt। प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा दो, क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। तो क्या हो जाएगा, के पी डी टी। व्हाट इज के इज ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। और पी आपका क्या होता है, इक्वेशन फर्स्ट से पी आपका क्या होता है, एमबी। तो क्या हो जाएगा, के डी, पी की जगह क्या रख सकता हूं मैं, एमबी। इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू टी। समझ आ रही होगी बात। अब देखो, मास जो बॉडी का वो क्या है, कांस्टेंट। जब आप फोर्स लगाओगे, ऐसा थोड़ा ना बॉडी का मास चेंज हो जाएगा, वेलोसिटी चेंज हो सकती है। कोई साइकिल जा रहा था, कोई बॉडी जा रही थी इस तरफ 10 की वेलोसिटी से, आपने फोर्स लगाई तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो सकती है, मास इंक्रीज नहीं होगा। जब उसका मास चेंज नहीं होगा, क्या पता उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाए, 12 हो जाए। जब आपने उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाई, क्या पता वेलोसिटी उसकी डिक्रीज हो जाए, कुछ भी हो सकता है अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे तो। हमने उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाई थी जिस डायरेक्शन में आपकी क्या हुआ था, बॉडी चल रही थी, इसलिए वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो आपको पता है मास तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन तो होती नहीं है, तो मास क्या आ जाएगा बाहर, डिफरेंशिएशन किसकी होगी, डीवी अपॉन dt की। और डीवी अपॉन dt आपने देखा हुआ है कहीं पे, आप बोलोगे सर देखा हुआ है, मैं पूछूंगा कहाँ पे, आप बोलोगे सर a इक्वल टू डीवी अपॉन dt होता है, यानी कि एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, डीवी अपॉन dt क्या होता है, एक्सेलरेशन के बराबर होता है, पढ़ाया हुआ मैंने। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ फिर, एफ इक्वल्स टू के एम डीवी अपॉन dt क्या आपकी एक्सेलरेशन है, तो क्या हो जाएगा के एम ए। और ये देखो ए इज इक्वल टू डीपी, सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। डीवी अपॉन dt क्या हो गया हमारा, के एम ए हो गया। के क्या था आपका, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, यानी कि ये कांस्टेंट वैल्यू होगी। और यहाँ पे जो कांस्टेंट होता है ना के की वैल्यू, चाहे एसआई यूनिट की बात कर लो, चाहे सीजीएस यूनिट की बात कर लो, हमने एसआई एंड सीजीएस यूनिट को इस तरह से एडजस्ट किया होता है कि के की वैल्यू हमारी क्या हो जाए, 1 हो जाए हमेशा। क्या बोला, मैं वापस रिपीट करता हूँ, यहां तक तो पता चल गया होगा क्या, जहां तक सभी को क्लियर है, पहले मुझे एक बार सारे कंफर्म करके बताओ अप टू हेयर। के एफ इक्वल टू के एम ए कैसे आ गया, सभी को पता चल गया अप टू हेयर। अब देखो, आपको यहां तक तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पे क्या है, ये जो कांस्टेंट है, ये हमेशा वैल्यू क्या रहेगी, हमेशा फिक्स रहेगी। कितनी फिक्स रहेगी, तो हमने क्या किया होता है, मैंने क्या बोला, हमने एसआई सिस्टम्स में और सीजीएस सिस्टम में
यानी एसआई और सीजीएस यूनिट को हमने इस तरह से एडजस्ट किया होता है कि के की वैल्यू आपकी कितनी रहे, हमेशा 1 रहे। तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास बचेगा F इक्वल्स टू के 1 हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो हमें न्यूटन सेकंड लॉ से हमें क्या देखने को मिला, हमें देखने को मिला जो फोर्स होती है आपकी वो क्या होती है, आपकी मास इंटू एक्सेलरेशन होती है। क्या होती है, मास इंटू एक्सेलरेशन। एम क्या है, मास, ए क्या है, एक्सेलरेशन। व्हाट इज एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और यहाँ पे मैंने एक्सेलरेशन आपको दो तरीके से समझाई थी। अगर टाइम के साथ वेलोसिटी इंक्रीज करे उसे तो हम बोलते हैं एक्सेलरेशन, अगर टाइम के साथ वेलोसिटी डिक्रीज करे उसे हम क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन, या नेगेटिव एक्सेलरेशन भी बोल देते हैं। जब सही टर्म अगर टर्मोलॉजी यूज करनी हो तो क्या बोलेंगे उसको हम, रिटार्डेशन। तो यहाँ पे मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ फोर्स किसके बराबर होती है, मास इंटू एक्सेलरेशन के, जहाँ फोर्स किसके बराबर होती है, मास इंटू रिटार्डेशन के। एक्सेलरेशन का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रिटार्डेशन का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। फिर डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है टाइम के साथ तो क्या होगी, एक्सेलरेशन। अगर वेलोसिटी आपकी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है टाइम के साथ तो क्या होगी, रिटार्डेशन होगी। उम्मीद करता हूँ बात समझ आ रही होगी। ठीक है, अब यहाँ पे वही लिखा है, इफ बॉडी इज एक्सेलरेटिंग एंड मास ऑफ दैट बॉडी इज नाउन देन वी कैन फाइंड एक्सटर्नल फोर्स। अगर हमें पता हो दो चीजें, अगर कोई बॉडी का हमें मास पता है और साथ में एक्सेलरेशन पता है कि कितनी उसकी एक्सेलरेशन है या कितनी उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है टाइम के साथ, हम क्या कर सकते हैं, एक्सटर्नल फोर्स कितनी लग रही है बॉडी के ऊपर वो फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास अभी टाइम बचे 6 मिनट। ठीक है, अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी देखेंगे, तो फिर देखेंगे कल का जो मंडे का जो लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे आपका न्यूटन का थर्ड लॉ। आपका टेस्ट भी रखेंगे थोड़े दिनों बाद, बहुत इंपॉर्टेंट जो टेस्ट लेना जरूरी होता है ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे। पहले अभी का जो टॉपिक है वो क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन सेकेंड लॉ के कॉन्सिक्वेंसेस क्या है तो देखते हैं। नो फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव ए बॉडी यूनिफॉर्मली अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। हमें कोई भी फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती। देखिए क्या बोला मैंने, कोई बॉडी मूव कर रही है 10 की वेलोसिटी से, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है उसकी, एक सीधी लाइन के ऊपर चल रही है, वो स्ट्रेट लाइन के ऊपर चल रही है और उसकी वेलोसिटी हमेशा कितनी रह रही है, 10। टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, यानी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। जब टाइम के साथ वेलोसिटी ही चेंज नहीं हो रही तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी, जीरो, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी ही चेंज नहीं हो रही टाइम के साथ तो एक्सेलरेशन क्या हो जानी है, जीरो हो जानी है। तो ए कितना हो जाएगा हमारा, जीरो। एफ इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हमारी कितनी है, जीरो, तो मास इंटू जीरो करोगे तो फोर्स भी क्या हो जाएगी, जीरो। ये फोर्स कौन सी फोर्स होती है, एक्सटर्नल फोर्स होती है। तो हमें यहाँ पे पहला न्यूटन सेकंड लॉ से हमें क्या बात समझ आई, पहली हमें ये बात समझ आई, जब भी कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन से चल रही होती है एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर, यूनिफॉर्म मोशन कर रही होती है एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर, उस समय जो उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लग रही होती है वो कितनी लग रही होती है, जीरो लग रही होती है। कभी भी कोई भी बॉडी एक यूनिफॉर्म मोशन कर रही है एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर, तो उसके ऊपर आपको कोई पूछे एक्सटर्नल फोर्स कितनी लग रही है तो कितनी लग रही होगी, जीरो, क्योंकि वो बॉडी एक्सेलरेट नहीं कर रही होती। दूसरा, एक्सेलरेटेड मोशन इज ड्यू टू एन एक्सटर्नल फोर्स। जब भी कोई बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, यानी कि टाइम के साथ उसकी अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है, इंक्रीज हो रही है चाहे डिक्रीज हो रही है, समझ जाना उसकी बॉडी एक्सेलरेट क्यों कर रही है, क्योंकि उसके ऊपर क्या लग रही है, एक्सटर्नल फोर्स लग रही है। अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी तो बॉडी क्या करेगी, अभी देखा हमने फर्स्ट पॉइंट में, वो यूनिफॉर्मली मूव करती रहेगी एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ एक सीधी लाइन में। लेकिन अगर कोई बॉडी एक्सेलरेट कर रही है यानी कि उसके पास एक्सेलरेशन है, तो इसका मतलब उल्टा क्या हो जाएगा, उसके ऊपर पक्का क्या लग रही है, एक्सटर्नल फोर्स लग रही है। 100% उसके ऊपर क्या लग रही है, एक्सटर्नल फोर्स लग रही है, तभी बॉडी क्या कर पा रही है, एक्सेलरेट कर पा रही है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑब्जेक्टिव टाइप। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे और ये आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, तभी ये चीजें समझ आएंगी। आपको याद नहीं करना, ये आपको समझ होनी चाहिए निकली, नहीं तो भूल जाओगे, कितना ही याद करोगे, साइंस इतनी याद नहीं होती, समझना पड़ता है। याद करोगे बहुत भूल जाओगे, 3-4 कॉपीज बन जाती हैं नोट्स की। तीसरा पॉइंट, इट हेल्प्स टू मेजर फोर्स इफ वी नो
एक्सेलरेशन ऑफ द एक्सेलरेटेड बॉडी एंड मास ऑफ दैट बॉडी। अगर हमें दो चीजें पता है कोई भी बॉडी की, एक तो मास पता हो, दूसरी एक्सेलरेशन पता हो, कितनी एक्सेलरेशन के साथ कोई बॉडी मूव कर रही है, हम क्या फाइंड कर सकते हैं, फोर्स फाइंड कर सकते हैं कि कितनी फोर्स लग रही है बॉडी के ऊपर। मास पता है, एक्सेलरेशन पता है, मास इंटू एक्सेलरेशन करेंगे तो हमें क्या पता चल जाएगी, कितनी कोई बॉडी के ऊपर फोर्स लग रही है। ये सारी बातें हैं आपकी न्यूटन थर्ड लॉ की। न्यूटन थर्ड लॉ ने हमें क्या बताया, फोर्स के बारे में बताया कि कितनी फोर्स लगती है बॉडी के ऊपर। ठीक है, अब हमारे रह गए हैं इसके फोर्स के यूनिट, कौन कौन से यूनिट होते हैं, अलग अलग किस्म के यूनिट्स होते हैं, इनको हमने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करना है, साथ में न्यूटन के थर्ड लॉ को डिस्कस करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है सारे के सारे ये लेक्चर्स। तो लास्ट में मैं कंक्लूड करूंगा, न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता है, न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है, न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है, इन तीनों के बीच में लिंक क्यों है। पहला न्यूटन, अगर पहला लॉ दे दिया था न्यूटन ने, दूसरा देने की क्यों जरूरत पड़ी, अगर दूसरा दे दिया था तो तीसरे देने की क्यों जरूरत पड़ी, क्या रीजन है इनके, ये भी आपको फिर पता चल जाएगा। तो अच्छे से हम न्यूटन लॉ को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, आने वाले दिनों में। किसी को यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है वो पूछ सकता है।